हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने ट्रायल बैलेंस डिस्कस किया था, सो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं टॉपिक का, उसके बाद हम अपना एमसीक्यूज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम थोड़ा ओवरव्यू लेंगे किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। देखिए, अगर बिजनेस को हम देखें, एक बिजनेस, उसकी जर्नी जो है कहाँ से स्टार्ट होती है टेक्निकली स्पीकिंग। बिजनेस, हम अकाउंटिंग की अगर बात करें, अकाउंटिंग की बात करें, जर्नी आपकी स्टार्ट होती है ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन के बाद आप उसे क्या करते हो, जर्नल में कन्वर्ट करते हो। जर्नल के बाद आप उसे लेजर बनाते हो। लेजर के बाद आप क्या बनाते हो, ट्रायल बैलेंस। हम अगर आप देखोगे, हम सीक्वेंस वाइज हमने सारा कवर किया है। ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, आपने बिजनेस जब स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया? देखिए, चलो, आप एक एंथुसियास्टिक बिजनेसमैन हो, आपने कहा मैंने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, ठीक है, मैंने देश का भला करना है, ऑल डेट गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। बट इवेंचुअली अगर आपको सरवाइव करना है, अपना ये सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने के लिए सरवाइव आपने करना है, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज प्रॉफिट। अगर आप बिजनेस में रह के प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, ठीक है, अब प्रॉफिट का क्या मतलब है, जितना आपने इन्वेस्ट किया, अगर सिंपल भाषा में बताऊं, और उससे ज्यादा आपने अर्न किया। इफ यूर whatever you have earned is greater than the amount of investment, in simple language। ठीक है, मैं टेक्निकल में आपको नहीं बता रहा, सिंपल सी बात है, आपने जितना इन्वेस्ट किया बिजनेस में, उससे ज़्यादा एट दी एंड सारे खर्चे वर्चे आपके निकाल के एवरीथिंग, और आपके पास जो एंड पे एक फिगर आई, ठीक है, उसके बेसिस पे डिसाइड करेगा आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। ठीक है? अगर तो आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, ठीक है, आप और ग्रो करोगे और लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, अगर तो आप प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हो। लेकिन अगर आपका लॉस मेकिंग बिजनेस है, तो डेफिनेट सी बात है, आप सोचोगे कि मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एक दो साल देखोगे। ठीक है, घुमा फिरा के सारी बात आ जाती है किस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अब अभी तक आपने जर्नल भी देख लिया, लेजर भी, ट्रायल बैलेंस भी। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको क्या बताता है कि आपका जो बिजनेस है वो कैसा कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जब हम बात करें, तो याद रखना, हमने इसको क्लासिफाई किया है किसमें, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में और फाइनेंशियल पोजीशन में। ठीक है, जब भी हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हम क्या देखते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के जो कंपोनेंट्स से मेजर करने के आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, उन्हें हमने क्लासिफाई किया है इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, आपने कैसा परफॉर्म किया। ट्रेडिंग अकाउंट से आपको क्या पता चलता है, देखिए सिंपल सी बात है, किसी भी बिजनेस को अगर सरवाइव करना है मार्केट में, ठीक है, या तो सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी है, अल्टीमेटली सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज सेल्स। अगर तो आप सेल्स कर पा रहे हो, आप बिजनेस लेके आ रहे हो, ठीक है, गुड है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे आप यूट्यूबर्स को देखो, ठीक है, उनके लिए अगर सेल्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी को जज करने का क्राइटेरिया क्या है, उसके व्यूज। ठीक है, लेकिन जब बिजनेस की बात करेंगे हम, वहां पे क्या कहते हैं, सेल्स। ठीक है, अब सेल्स के लिए, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट जो है हमारा, वो क्या नोट करता है, आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस डायरेक्टली आपके बिजनेस के साथ रिलेटेड हैं, ठीक है, और या अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, उन्हें हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका आता है वेजेस, कैरेज इनवर्ड, ठीक है,
ऑक्ट्रॉय, ये सब आपका वेजेस एंड सैलरीज। एक बात याद रखिए, जहां पर भी कभी लिखा हो वेजेस एंड सैलरीज, उससे हमेशा आप डायरेक्ट एक्सपेंस में दिखाओगे। जब सैलरीज लिखा हो वो आप इनडायरेक्ट में दिखाओगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग अकाउंट से आपको क्या पता चला, आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया। अब यहाँ पे प्रॉफिट्स को भी हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। कितने टाइप्स में? दो टाइप्स में। एक तो आपका आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, और इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम बाद में शिफ्ट करते हैं किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आ जाता है? आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, और यहां से आपको क्या मिलता है? या तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा या तो आपको नेट लॉस मिलेगा, और यहां पर भी आपको या तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या तो ग्रॉस लॉस मिलेगा। और अगर नेट प्रॉफिट मिला तो अच्छी बात है, नेट लॉस मिला तो देखेंगे क्या रीजन होगा लॉस का। नेट प्रॉफिट के केस में क्या होगा? आपका क्रेडिट साइड बड़ा होगा किससे? डेबिट साइड से। The excess of credit side over debit side is known as net profit। क्यों? क्रेडिट साइड आपका क्या डिनोट करता है? इनकम, ठीक है, और डेबिट साइड आपका क्या डिनोट करता है? एक्सपेंसेस। बस इतना सा सिंपल आपने याद रखना है। कभी एमसीक्यूज में वन लाइनर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहां पर कहानी कहां खत्म हुई? हमने नेट प्रॉफिट नेट लॉस कैलकुलेट किया और इसी को हम ट्रांसफर कर देते हैं किसमें? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में आपका क्या होता है? कैपिटल होता है। अगर तो आपका प्रॉफिट है तो ऐड कर दो, लॉस है तो माइनस कर दो, बस इतना सा आपने याद रखना है। ये कहानी आपको यहां तक ही याद रखनी है। सो इससे रिलेटेड अब बहुत सारे कंसेप्ट्स आते हैं, बहुत सारे इसमें वास्ट एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन इसके ऊपर हमारे पास है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम द एक्सपेंस बिकॉज ऑफ। अब देखो, पहली बात, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हुए? अब सपोज करो आपने क्या किया, आपकी मोबाइल बिल आती है, ठीक है, एयरटेल का आपका पोस्टपेड का कनेक्शन है, और मंथली आपको पता है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आती है, सपोज करो 500 पोस्टपेड की बिल आती है। तो आपको पता है मेरी हर साल कितनी आएगी? अगर इस हिसाब से देखूं तो 6,000 रुपये। आपने कहा चलो ऐसा करता हूं, मैं 3,000 रुपये एडवांस में पे कर देता हूं, ठीक है। आपने अगले 6 महीने के लिए 3,000 रुपये पे कर दिए, तो आपका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है? 500, लेकिन आपने पे कितना कर दिया? 3,000। आज की डेट की बात करें तो मैं कहूंगा इसमें से जो 2,500 रुपये हैं वो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस। आपने वो खर्चे जो जो आप ड्यू डेट या ड्यू टाइम्स, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम से पहले आपने पे कर दिए, उसे हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अब एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो इसे, ठीक है। आप अब मैंने अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है, एक इंडिविजुअल के पॉइंट से। कंपनी के पॉइंट से समझो, कंपनी हमारी फाइनेंशियल अकाउंट बनाती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। अब सपोज करो ये चल रहा है 2023-24। कंपनी ने क्या किया? नेक्स्ट ईयर के अप्रैल से लेके जून तक के जो खर्चे हैं वो एडवांस में पे कर दिए। उन्होंने कहा ठीक है चलो, अब पैसे एक्स्ट्रा आए एडवांस में पे कर दो। और कंपनी क्या कह रही है, जब 31 मार्च आया ना, जब क्लोजिंग हुई, कंपनी ने कहा ऐसा करो, ये जो हमने एक्सपेंसेस पे किए हैं अप्रैल मई जून के, इन्हें भी यहां दिखाओ, ठीक है। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि ये खर्चे नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर में काउंट होंगे, बस। तो इसीलिए आपसे ये पूछ रहा है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम द एक्सपेंस। आपका देखो, अब फॉर एग्जांपल आपका एक्चुअल एक्सपेंस होना था 30,000, ठीक है, लेकिन आपने 6,000 एडवांस में पे कर दिया, अब आपने कहा 36,000, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस का जो अमाउंट है 6,000 वो हम लेस कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं? कौन सा कंसेप्ट हमें ये करने पे मजबूर करता है? उसे कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट। तो याद रखना, क्यों हम इस साल के एक्सपेंसेस इस साल की इनकम के साथ कंपेयर करेंगे, इस साल के एक्सपेंसेस इस साल की इनकम के साथ कंपेयर करेंगे। सो दैट्स व्हाई इट्स
बिकॉज ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। अब बाकी कंसेप्ट तो आपको मुझे लगता है बहुत अच्छे से आते होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका ओनर एंड बिजनेस आर डिफरेंट, प्रूडेंस हो गया, लॉसेस शुड बी टेकन इनटू अकाउंट एंड प्रॉफिट शुड बी टेकन ओनली वन रियलाइज्ड। कंसिस्टेंसी क्या हो गया, अगर आप कोई एक पॉलिसी या मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज कर रहे हो उससे कंटिन्यू रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ ईयर, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा हर ईयरली बेसिस पे कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है, जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी एक पार्ट है, ठीक है। अब अगर ये प्रिपेयर करती है तो क्यों करती है, ठीक है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेसिस पे करती है, कॉस्ट कंसेप्ट या कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो मेथड से रिलेटेड है, ठीक है, और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट आपका एसेट से रिलेटेड है। तो हमेशा याद रखना इट्स बिकॉज ऑफ पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम अपना। आपसे पूछ रहा है कि एक्सेस ऑफ क्रेडिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज। देखिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट अगर देखें हम, ये आपके पर्टिकुलर्स हो गए, ठीक है, ये आपका अमाउंट, ये आपका डेबिट साइड, और ये आपका क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स और आपका अमाउंट। अब डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं पी एंड एंड में, ठीक है, या तो एक्सपेंसेस, लॉसेस, यहाँ पे क्या करते हैं गेन्स, इनकम्स, ठीक है। अगर आप देखिए नेचुरल सी बात है, अगर आपका क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा होगा तो इसका मतलब आपका क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस दे आर रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, अगर इसने यहाँ पूछा होता कि डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, देन वी वुड हैव गॉन विद ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए, ऑर्गेनाइज द ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस ऑफ फाइनल अकाउंटिंग। आपसे पूछ रहा है कि फाइनल अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक आते आते जो सफ़र है, जो जर्नी है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है और फाइनल अकाउंट्स पे एंड होती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो उसका आप हमें प्रोसेस बताइए। देखिए फाइनल अकाउंट्स क्या सबसे पहले बनते हैं, फिर जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है। रिवर्स इंजीनियरिंग तो होती नहीं, लेजर जर्नल और फाइनल अकाउंट्स नहीं, इट्स जर्नल लेजर एंड फाइनल अकाउंट्स, ऑप्शन सी। अब ऑप्शन डी कह रहा है कि दे डोंट हैव एनी ऑर्डर, यस दे डू हैव एन ऑर्डर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which of the following statement is false? A trading account determines the records of the selling and buying process of good. ठीक है. The greater aim of trading account is to differentiate between the cost price and selling price of a particular good. Good. Trading account is used to calculate the trading shares of the company in the market. The trading account shows distinctive pictures of the trading results of a particular company. Distinctive picture of the trading results is related to business. ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ऑप्शन सी और डी थोड़ा वेग लग रहा है, लेकिन अब इसमें हमने देखना है सबसे ज्यादा वेग कौन सा है। तो मेरे ख्याल से हमें ऑप्शन सी के साथ जाना चाहिए, ठीक है। A profit and loss sheet is prepared with the trading account, in succession to the trading account, before the trading account और एनी टाइम। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट के साथ बनता तो है, लेकिन इन सक्सेशन में बनता है। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, वहां से आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आप कैलकुलेट करोगे, उससे आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे, तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। डायरेक्टली आप प्रॉफिट एंड लॉस पे जंप नहीं कर सकते, ठीक है। सो इस केस में ऑप्शन ए एंड बी में अगर मेरे को बेस्ट ऑप्शन चूज करना हो, सो वी शुड गो विद ऑप्शन बी, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड इन क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए एक आपका होता है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, और एक होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो आपसे पूछा है कि क्लोजिंग स्टॉक को हम कहाँ कहाँ पे शो करते हैं। देखिए पीएल एंड अकाउंट में तो बिल्कुल नहीं करते, बैलेंस शीट में करते हैं, अब ओनली के साथ नहीं करते। अब ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट का अगर आप फॉर्मेट देखोगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में हम शुरुआत करते हैं किससे, ओपनिंग स्टॉक से, और क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका मतलब ये आप बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में भी। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में याद रखना आप शो करते हो क्रेडिट साइड पे, और बैलेंस शीट में हम शो करते हैं एसेट साइड में। बस ये बेसिक्स है, याद रखना।
एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द सेल ऑफ अ गुड आर शोन इन सेल। ठीक है, अब सपोज करो आपने प्रमोशन की, एडवर्टीजमेंट की, तो ये जो एक्सपेंसेस हैं इसे आप कहाँ शो करोगे? बिल्कुल नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसे शो करते हैं। कैरेज आउटवर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, क्यों? बिकॉज कैरेज इनवर्ड, और जिसे हम फ्रेट इनवर्ड, जहां पर भी आपको नाम इनवर्ड आ गया इसे ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दो। इनडायरेक्ट इनकम, देखिए अब कैरेज तो खर्चा है, एक्सपेंस है, इनकम तो नहीं होगी, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। The balance sheet discloses the financial position of a business for a given period on a certain fixed date, all of the above, at a specified point in time. Option B. Entry for transfer of gross profit is, अब देखो प्रॉफिट है, लॉस होता ना फिर बात अलग हो जाती। कह रहा है कि आपने जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रिपेयर किया, उसमें आपको पता चला कि हमें तो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को किसको भेजना है? हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है, बाय साइड। ठीक है, अब इसकी एंट्री पूछ रहा है आपसे। अब अगर तो ये प्रॉफिट है, अगर तो ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट क्यों करेंगे? ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में हम इसे क्रेडिट क्यों करेंगे? अब ऑप्शन बी देखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑन बैलेंस शीट एक्रूअल्स, नोट्स पेएबल एंड अकाउंट्स पेएबल। ठीक है, आउट सब एक्यूमुलेटेड एक्यूरल्स भी लिख दो या अनपेड एक्यूरल्स भी लिख दो। ठीक है, मतलब कि आपने कुछ, आपका बकाया है, कोई आउटस्टैंडिंग है, आपने वो पे नहीं किया, और कुछ बिल्स पेएबल है। देखिए नोट्स पेएबल को हम कहते हैं बिल्स पेएबल, और अकाउंट्स पेएबल को हम कहते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, तो अब ये पूछ रहा है कि ये बैलेंस शीट में किस साइड में आएंगे? देखो है तो लाइबिलिटीज का पार्ट ना, तो ये आएंगे आपके करंट लाइबिलिटीज में। आइए इन्हें भी देख लेते हैं। एक्यूमुलेटेड लाइबिलिटीज और एक्रूड लाइबिलिटीज आर सेम। एक्रूड का मतलब सिंपली याद रखो, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज जो आपकी होंगी। अब ये भी आपके करंट का पार्ट बन सकती हैं। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटीज के अंडर हम एक्रूड लाइबिलिटीज दिखा सकते हैं। और सेकंड आपसे पूछ रहा है कि नॉन करंट लाइबिलिटीज, आप जो जो देखिए जो भी लाइबिलिटी आपको 1 साल के अंडर पे नहीं करनी, जैसे डिबेंचर होल्डर्स हो गए, आपके डिबेंचर्स हो गए, आपके शेयर होल्डर्स हो गए, आपके बॉन्ड्स हो गए, जिनकी लाइबिलिटी जो है फिक्स्ड है, सपोज करो 10 साल, 5 साल, ठीक है, 1 साल में नहीं हो रहा ये, तो उसे हम कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? COGS इसका फुल फॉर्म होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी आपसे पूछ रहा है कि इसका फॉर्मूला क्या है? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखिए अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, यहां से इससे मैं अगर आपको ड्रॉ करके बताऊं, देखिए ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। यहां पे आपका आता है टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में जो क्लोजिंग स्टॉक है उससे आप माइनस कर देते हो। ठीक है, और यहां से आपको क्या पता चलता है? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी मैंने यहाँ सेल्स लिखा नहीं है। ठीक है, अब एक और तरीका क्या है इससे पता करने का, आप नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो, या ये फॉर्मूला तो बिल्कुल ठीक है ऑप्शन बी वाला, ये भी एक फॉर्मूला है क्या? COGS कैलकुलेट करने का, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है,
तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसे कैलकुलेट करो। ओपनिंग कैपिटल आपका 60,000 है, ड्राइंग्स आपकी 50,000 है, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000 है और क्लोजिंग कैपिटल आपका 90,000 है। तो हमेशा याद रखिए इस केसेस, ऐसे केस में हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऐसे केसेस में हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल स्टॉक, सॉरी एडिशनल कैपिटल, और माइनस कर दो इसमें से आप ओपनिंग कैपिटल, बस। अब देखिए क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग्स क्या है, जो आपने अकाउंट अपने बिजनेस से पैसा निकाला तो उसे वापस ले आओ, और जो भी आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, और ओपनिंग कैपिटल, ये कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कैलकुलेट भी कर लेते हैं, देखते हैं। क्लोजिंग कैपिटल आपका है जी 90,000 और आपकी ड्राइंग्स हैं 5,000, ठीक है, और एडिशनल कैपिटल है आपका 10,000 और आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है 60,000, 95, 70, राइट आंसर इज 25,000। ठीक है, चलिए अब ये कह रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म एबीसी वाज ₹1,70,000। अब देखिए यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका कहाँ से कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये कितना था आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,70,000। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, जो देखिए वो वाली इनकम्स जो आपके बिजनेस के साथ डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, जिसका आप काम कर रहे हो उसके साथ अगर वो बिजनेस आपकी, अब देखिए आप काम कर रहे हो, सपोज करो आपकी गारमेंट की शॉप है, ठीक है, या आपकी कोई यूनिट है, तो आपने क्या किया, बिजनेस के पैसे से या कहीं से आपने कुछ शेयर्स में या कहीं इन्वेस्टमेंट की, अब उस इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिला या इंटरेस्ट मिला, तो वो आपके लिए एक इनकम है, लेकिन वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। और आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 37,500। तो आपसे सिंपली क्या है कि चलिए बताइए हमारा प्रॉफिट कितना है। देखिए ये 15,000 यहाँ ऐड कर दीजिए और 37,500 माइनस कर दीजिए, बस। ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है ना, बहुत ही, एक बार मेरे को याद है शायद पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कुछ पूछा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना। देखिए हमसे कह रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आप अमाउंट ऑफ डेटर्स कैलकुलेट करो, ठीक है। अब देखिए डेटर्स के केस में क्या है ना, एक टर्म आती है बैड डेट्स और होता है रिजर्व फॉर बैड डेट्स। तो ये जो आपका है ना, ये आपका ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, आप ऐसा मान के चलो। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड है, जिसे हम एडजस्टमेंट्स कहते हैं। मतलब इसका जो ये एडजस्टमेंट है ना, इनका इफेक्ट इस पे नहीं पड़ा, बाकी ये एडजस्टेड है बाकी, ठीक है। आपसे कह रहा है कि ये जो बैड डेट्स 300 थे ये हो गए हैं, रिजर्व फॉर बैड डेट्स हमने रखा था 1200, और रिजर्व फॉर बैड डेट्स इसे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स या ये भी कहते हैं। तो ये हमेशा क्रेडिट होता है लाइबिलिटीज में, और डेटर्स हमारे हैं 20,200। यहाँ तक सब ठीक था। फिर कह रहा है कि फर्दर बैड डेट्स हुए, वो कितने हुए आपके 200। फिर हमने क्या किया, दोबारा से रिजर्व क्रिएट किया, कितना 8%। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ बैड डेट्स विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नेट अमाउंट ऑफ डेटर्स इन बैलेंस शीट। चलिए ठीक है, यहां तक कहानी आपको समझ आई, ठीक है, यहां तक कहानी आपको क्लियर हुई। देखिए आपके फर्दर बैड डेट्स कितने हुए 200, ठीक है, और आपका डेटर्स कितने हैं, जो आपके डेटर्स हैं वो हैं 20,200, ठीक है। उसमें से आप क्या करो, लेस कर दो पहले तो 200, और रह कितना गया आपका 20,000। उस पे 8% के हिसाब से आप कैलकुलेट करो, वो आपका कितना आता है 1600। एक तो ये कहानी आ गई, ठीक है।
तो अगर मैं इसे शो करना चाहूं, आप देखिए यहाँ पे आपका क्या आया, बैड डेट्स, ठीक है, आपका कितने आए, 300 आए। फिर इसमें हमने फर्दर बैड डेट्स ऐड किए, कितने, 200। ऐड जो आपका न्यू रिजर्व क्रिएट करना है, कितना हुआ, 1600। तो यहाँ पे टोटल बैलेंस कितना आ गया, 2100। ठीक है, ये तो हो गया अभी बिल्कुल। लेकिन आप बताइए, आप समझदार बिजनेसमैन थे, आपको पता था ऐसा कुछ होगा बिजनेस में, तो आपने ओल्ड रिजर्व बनाया था ना। तो यहाँ पे आपको ओल्ड रिजर्व को लेस कर देना है, कितना, 1200। तो कितना हुआ एक्चुअल में अमाउंट, 900। तो ये ₹900 आप शो करोगे किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखिए, प्रोविजन बनाने का ये मतलब नहीं है कि आपको नुकसान हो जाएगा। पहली बात, प्रोविजन हम अपनी सेफ्टी के लिए करते हैं, जो आपको पता है कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म, उसके बेसिस पे करते हैं, शायद हो जाए। अब जैसे बैंक्स में एनपीए हो जाते हैं, तो अब बैंक भी एनपीए के अगेंस्ट प्रोविजनिंग करता है, तो वो क्या करता है, अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन प्रोविजंस के लिए बना देता है। ये जरूरी नहीं है कि प्रोविजन बना तो लॉस होगा ही होगा, हम इसलिए बनाते हैं कल को अगर कोई बैड डेट हो उस टाइम पे हम इस प्रोविजन में से उसकी रिकवरी करें, बस तभी बनाया जाता है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि बैलेंस शीट में आप कितना अमाउंट दिखाओगे। देखो, बैड आपके डेटर्स कितने हैं, ठीक है, चलिए थोड़ा इससे मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, देखिए आपके बैड डेट्स, सॉरी, आपके डेटर्स कितने हैं अभी तक, 20,200। अब फर्दर बैड डेट्स कितने हुए आपके, 200। और ये कितना है आपके पास, 20,000। इस पे 8% के हिसाब से जब आप क्रिएट करोगे नया प्रोविजन, सो आप 20,000 में से माइनस करोगे 1600। सो आपकी डेटर्स का जो बैलेंस आप बैलेंस शीट में दिखाओगे, दैट इज 18,400। बस, अगर चलो एक बार मैं इसका रैपिड रिवीजन आपको करा देता हूँ, ये पूरी कहानी समझाता हूँ। ठीक, देखिए कहानी यहाँ तक क्या थी, बैड डेट्स 300 के हुए थे, ये ट्रायल बैलेंस में हुआ है। रिजर्व हमने 1200 किया था, और देखिए रिजर्व तो ज़्यादा ही किया था ना, ठीक है, और हमारे डेटर्स का बैलेंस है इतना। लेकिन एडजस्टमेंट क्या हुई उसकी, ये क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में से। वो कह रहा है कि भाई फर्दर बैड डेट्स हो गए 200 के, ये आप लेस करो। हम बट अब कह रहा है कि रिजर्व और बैड डेट नया बनाओ, मतलब न्यू प्रोविजनिंग क्रिएट करो। वो किस पे करोगे, अब देखिए ये जो रिजर्व है ना, ये किस पे बनेगा, ये समझो। आपका जो रिजर्व है ये बनेगा 20,200 में से जो आपके बैड डेट्स हो गए, मतलब ये पैसा चला गया, ये वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो इस 20,000 पे आप क्या बनाओगे, 8% के हिसाब से रिजर्व्स। बस, तो वो कितना आपका आ गया, 1600 आया ना। बस 18,400 आप कहाँ दिखाओगे, बैलेंस शीट में। इतनी सी कहानी है। ठीक है, चलिए। Entries that are made at the end of each accounting period for the purpose of preparing profit and loss account are called adjusting entries. देखिए, एंट्री अगर आप ओपन करोगे, आप जब तक उसे क्लोज नहीं करोगे, क्लोज करने के बाद उसका बैलेंस ट्रांसफर नहीं करोगे, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो कैलकुलेट कर नहीं सकते। ओपनिंग एंट्रीज पे थोड़े कैलकुलेट होता है, कैलकुलेट होता है किस पे, क्लोजिंग एंट्रीज पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली पेयर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, कैरेज इनवर्ड भी ठीक है, रेंट पेड नहीं, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट पेड नहीं है, ठीक है, और पीएल एंड अकाउंट डेबिट भी नहीं है, क्रेडिट भी नहीं है, तो ठीक है, इंटरेस्ट हम कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। इनकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड इज नोन एज प्रीपेड इनकम। क्या हो गया, या तो देखिए प्रीपेड इनकम का मतलब है इनकम जो आपने एडवांस में ले ली, ठीक है, ये नहीं है। एक्रूड इनकम इज द राइट आंसर। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू इंश्योर द मशीनरी, इज इट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इज इट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इज इट कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए
कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या कहता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट कहता है कि जो भी एक्सपेंडिचर आप इनकर करोगे रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ एसेट, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी आप एक्सपेंडिचर्स करोगे, जैसे आपने इंश्योरेंस किया किसका? एसेट का। क्यों किया? ताकि कल को अगर कुछ उसमें खराबी हो या नुकसान हो, आपको उसका इंश्योरेंस मिले, कंपनसेशन मिले। तो नेचुरल सी बात है, ये मशीनरी के साथ ही लिंक्ड है, ठीक है। सो दिस इंश्योरेंस विल फॉर्म पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप इस मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए वेजेस दो, ठीक है, दैट विल ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलिए जी, तो देखिए ये था आज का सेशन। सो मिलते हैं अगले सेशन में बहुत ही जल्दी। टेक केयर।